चलिए शुरू हो गई है कहानी हमारी। लतिका के साथ चलते हैं एक यात्रा पर। परिंदे 30 मार्च 2015 को ये शायद बना होगा, जो पीडीएफ हमारे पास है। चलिए निर्मल वर्मा का समय अभी आपको बता दिया जाएगा। सबसे पहले कहानी की ओर। अंधेरे गलियारे में चलते हुए लतिका ठिठक गई। क्यों ठिठकी है? क्या हुआ प्रशांत? आपने हाथ उठाया है? आपकी आवाज में वो हो रही है, थोड़ी इको टाइप की ना, गूंज रही है। इको हो रहा है? एक मिनट रुकिए, देखते हैं। अब क्या है? अभी भी हो रही है? अब ठीक है बेटा। अब ठीक है शायद। हाँ चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरुआत में है। अंधेरे गलियारे में चलते हुए लतिका ठिठक गई। लतिका इसकी मेन नायिका है। वो कुछ चल रही थी अंधेरे गलियारे में, ठिठक गई। दीवार का सहारा लेकर उसने लैंप की बत्ती बढ़ा दी। सीढ़ियों पर उसकी छाया एक बेडौल कटी फटी आकृति खींचने लगी। 7 नंबर कमरे में लड़कियों की बातचीत और हंसी ठहाकों का स्वर अभी तक आ रहा था। लतिका ने दरवाजा खटखटाया, आना बंद हो गया। मैम आवाज ही नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही है? अभी आई आवाज बेटा? हाँ इस बार आया। हाँ चलिए ठीक है। मैंने अभी पहला पैराग्राफ ही पढ़ा है। निर्मल वर्मा की कहानी जो परिंदे है, इसमें लतिका का जो कैरेक्टर है, चरित्र है, वो एक हॉस्टल वार्डन की भूमिका में है। क्लियर है? और वो क्या है, सब बच्चे चले गए हैं, कुछ बच्चे बाकी हैं। तो वो अब हॉस्टल वार्डन की हैसियत से वहाँ पे रात में देख रही है किस कमरे में क्या है, लड़कियां क्या कर रही हैं। तो एक 7 नंबर का, ये नोट कर लेना किस नंबर के आगे वो ठहर गई। 7 नंबर का कमरा था, वहाँ पे लड़कियां बातचीत कर रही थी और हंसी मजाक कर रही थी, ठहाकों की आवाज आ रही थी। जैसे ही इसने दरवाजा खटखटाया, शोर आना बंद हो गया। कौन है? लतिका चुप खड़ी रही। लड़कियों ने पूछा कौन है, तो लतिका चुपचाप खड़ी रही। कमरे में कुछ देर तक घुसर फुसर होती रही। फिर दरवाजे की चिटकनी के खुलने का स्वर आया। लतिका कमरे की देहरी से कुछ आगे बढ़ी। लैंप की झपकती लौ में लड़कियों के चेहरे सिनेमा के पर्दे पर ठहरे हुए क्लोजअप की भांति उभरने लगे। अब चुपचाप खड़ी है ये, कमरे में घुसर पुसर हो रही है क्योंकि मैडम आ गई है भाई, तो डर तो लगेगा बच्चों को। और उसके बाद क्या हुआ, सब लोग देखने लगे कौन आगे खोलेगा। चिटकनी खुलने का स्वर आया और लतिका थोड़ी देर आगे बढ़ के लैंप की रोशनियों में लड़कियों को देखने लगी कि कौन कौन यहाँ पे रुकी हुई है, इतनी रात को जगी हुई है। कमरे में अंधेरा क्यों कर रखा है? लतिका के स्वर में हल्की सी झिड़की का आभास था। लैंप में तेल खत्म हो गया मैडम। यह सुधा का कमरा था, तो कमरे को भी नोट कर लो, ये सुधा का कमरा है, इसलिए उसे ही उत्तर देना पड़ा। हॉस्टल में शायद वह सबसे अधिक लोकप्रिय थी, क्योंकि सदा छुट्टी के समय या रात को डिनर के आसपास के कमरों में रहने वाली लड़कियों का जमघट उसी के कमरे में लग जाता था। रात को डिनर के बाद आसपास के कमरों में रहने वाली लड़कियों का देर तक गपशप हंसी मजाक चलता रहता। तेल के लिए करीमुद्दीन से क्यों नहीं कहा? कितनी बार कहा मैडम, लेकिन उसे याद रहे तब तो। कमरे में हंसी की फुहार एक कोने से दूसरे कोने तक फैल गई। अब ये करीमुद्दीन का पात्र भी याद रखना, वो कह सकते हो अटेंडर है वहां का। लतिका के कमरे में आने से अनुशासन की जो घुटन गिर आई थी, वह अचानक बह गई। करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर था। उसके आलस और काम में टाल मटोल करने के किस्से हॉस्टल की लड़कियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते थे। लतिका को हठात कुछ स्मरण हो आया। अंधेरे में लैंप घुमाते हुए चारों ओर निगाहें दौड़ाई। कमरे में चारों ओर घेरा बनाकर वे बैठी थी। वे सब लड़कियां बच्चों बैठी हुई थी कमरे में घेरा बनाकर, पास पास एक दूसरे से सटकर। सबके चेहरे परिचित थे, किंतु लैंप के पीले मध्यम प्रकाश में मानो कुछ बदल गया था, या जैसे वह उन्हें पहली बार देख रही हो। जूली, अब तक तुम इस ब्लॉक में क्या कर रही हो? तो जूली अलग ब्लॉक से थी, लेकिन सुधा के कमरे में वो भी आई हुई थी, तो उसको टोका लतिका ने। जूली खिड़की के पास पलंग के सिरहाने बैठी थी। उसने चुपचाप आंखें नीची कर ली। लैंप का प्रकाश चारों ओर से सिमटकर अब केवल उसके चेहरे पर गिर रहा था। नाइट रजिस्टर पर दस्तखत कर दिए? हाँ मैडम। फिर? लतिका का स्वर कड़ा हो आया। जूली सकुचाकर खिड़की से बाहर देखने लगी। जब से लतिका इस स्कूल में आई है, उसने अनुभव किया है कि हॉस्टल के इस नियम का पालन डांट फटकार के बावजूद नहीं होता। अर्थात कहीं जाना होता है तो रजिस्टर में साइन करना रहता है, जिसका पालन वो करवा नहीं पा रही थी।
मैडम कल से छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, इसलिए आज रात हम सब ने मिलकर। और सुधा पूरी बात ने कहकर हेमंती की ओर देखते हुए मुस्कुराने लगी। हेमंती के गाने का प्रोग्राम है, आप भी कुछ देर बैठिए ना। तो ये पैराग्राफ खत्म होते होते आपको 3 लड़कियों के नाम पता चल गए। कमरा किसका था? सुधा का। कमरा नंबर था 7। और वहाँ पे कौन आई थी? जूली दूसरे ब्लॉक से आई थी। और कौन गाना गाने वाली थी? हेमंती। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये इसलिए मैं बार बार आपको इन चीज़ों को हाईलाइट करती चलती हूँ, दोहराती चलती हूँ। क्लियर हो? लतिका को उलझन मालूम हुई। इस समय यहाँ आकर उसने इनके मजे को किरकिरा कर दिया। इस छोटे से हिल स्टेशन पर रहते उसे खासा अरसा हो गया, लेकिन कब समय पतझड़ और गर्मियों का घेरा पार कर सर्दी की छुट्टियों की गोद में सिमट जाता है, उसे कभी याद नहीं रहता। चोरों की तरह चुपचाप वह देहरी से बाहर को गई। उसके चेहरे का तनाव ढीला पड़ गया। वह मुस्कुराने लगी। मेरे संग स्नोफॉल देखने कोई नहीं ठहरेगा। मतलब सब लड़कियां जा रही हैं और पहाड़ों पे छुट्टियां जो है सर्दियों में होती हैं, तो अब सब अपने घर जा रही हैं, वहाँ कोई नहीं ठहरने वाला। उसी को उसने कहा कि मेरे साथ स्नोफॉल कोई नहीं देखने ठहरेगा क्या? मैडम छुट्टियों में आप घर नहीं जा रही हैं क्या? सब लड़कियों की आंखें उस पर जम गई। अभी कुछ पक्का नहीं है। आई लव द स्नोफॉल। लतिका को लगा कि यही बात उसने पिछले साल भी कही थी, और शायद पिछले से पिछले साल भी। उसे लगा मानो लड़कियां उसे संदेह की दृष्टि से देख रही हैं, मानो उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसका सिर चकराने लगा, मानो बादलों का स्याह झुरमुट किसी अनजाने कोने से उठकर उसे अपने में डुबो लेगा। वह थोड़ा सा हंसी, फिर धीरे से उसने सर को झटक दिया। जूली, तुमसे कुछ काम है, अपने ब्लॉक में जाने से पहले मुझसे मिल लेना। वेल, गुड नाइट। लतिका ने अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। अब रीजन ये था बच्चों, ये अकेली थी, इसकी लाइफ में कोई नहीं था, तो ये कहाँ जाती छुट्टियां में, किसके पास जाती? इस वजह से ये कहीं नहीं जाती थी। हॉस्टल ही उसने मतलब परमानेंटली हॉस्टल में वो रहती थी। कोई छुट्टियों में कहीं नहीं जाना, ना कहीं आसपास कहीं नहीं जाती थी। अब उसके पीछे भी एक कहानी है, वो अब आपको सामने आएगी धीरे धीरे। गुड नाइट मैडम, गुड नाइट, गुड नाइट। गलियारे की सीढ़ियां न उतरकर लतिका रेलिंग के सहारे खड़ी हो गई। लैंप की बत्ती को नीचे घुमाकर कोने में रख दिया। बाहर धुंध की नीली तहें बहुत घनी हो चली थी। लॉन पर लगे हुए चीड़ के पत्तों की सरसराहट हवा के झोंकों के संग कभी तेज, कभी धीमी होकर भीतर बह आती थी। हवा में सर्दी का हल्का सा आभास पाकर लतिका के दिमाग में कल से शुरू होने वाली छुट्टियों का ध्यान भटक आया। उसने आंख मूंद ली। उसे लगा कि जैसे उसकी टांगें बांस की लकड़ियों की तरह उसके शरीर से बंधी हैं, जिसकी गांठें धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। देखो, उसकी टांगों की तुलना बांस की लकड़ियों की तरह कर रही है। सिर चकराहट अभी मिटी नहीं थी, मगर अब जैसे वह भीतर ने होकर बाहर फैली हुई धुंध का हिस्सा बन गई थी। सीढ़ियों पर बातचीत का स्वर सुनकर लतिका जैसे सोते से जागी। शॉल को कंधों पर समेटा और लैंप उठा लिया। डॉक्टर मुखर्जी, ये आ गए डॉक्टर मुखर्जी। मिस्टर ह्यूबर्ट के संग एक अंग्रेजी धुन गुनगुनाते हुए ऊपर आ रहे थे। सब पात्रों को लिखते जाना बच्चों। अब ये भी मेन पात्र हैं लतिका के साथ। डॉक्टर मुखर्जी हैं और मिस्टर ह्यूबर्ट हैं। ये लोग भी इसी स्कूल के वो हैं, सदस्य हैं। सीढ़ियों पर अंधेरा था और ह्यूबर्ट को बार बार अपनी छड़ी से रास्ता टटोलना पड़ता था। सीढ़ियां अंधेरी हैं। और उस समय आप देखो, जब ये कहानी लिखी गई है तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ लाइट की व्यवस्था, उस समय लाइट मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। लालटेन से ही सब काम चला रहे थे। तो अब क्या बोल रहे हैं? लतिका ने 2-4 सीढ़ियां उतरकर लैंप को नीचे झुका दिया। गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग मिस्टर ह्यूबर्ट। थैंक यू मिस लतिका। ह्यूबर्ट के स्वर में कृतज्ञता का भाव था। सीढ़ियां चढ़ने से उनकी सांस तेज हो रही थी और वे दीवार से लगे हुए हाँफ रहे थे। मिस्टर ह्यूबर्ट जो है हाँफ रहे थे सीढ़ियां चढ़ने के कारण। लैंप की रोशनी में उनके चेहरे का पीलापन कुछ तांबे के रंग जैसा हो गया था। ये अकेली क्या कर रही हो मिस लतिका? डॉक्टर ने होठों के भीतर से सीटी बजाई। चेकिंग करके लौट रही थी। आज इस वक्त ऊपर कैसे आना हुआ मिस्टर ह्यूबर्ट? ह्यूबर्ट ने मुस्कुराकर अपनी छड़ी डॉक्टर के कंधे से छुला दी। इनसे पूछो, यही मुझे जबरदस्ती घसीट लाए हैं। कौन घसीट के लाया है? तो ये लेकर आए हैं मिस्टर डॉक्टर मुखर्जी। डॉक्टर मुखर्जी ह्यूबर्ट को लेकर आए हैं। मिस लतिका, हम आपको निमंत्रण देने आ रहे थे। आज रात मेरे कमरे में एक छोटा सा कंसर्ट होगा, जिसमें मिस्टर ह्यूबर्ट शोपा और चाइबोस्की के कॉम्पोजिशन बजाएंगे और फिर क्रीम कॉफी पी जाएगी। और उसके बाद अगर समय रहा तो पिछले साल हमने जो गुनाह किए हैं उन्हें हम सब मिलकर कॉन्फ्रेंस करेंगे। डॉक्टर मुखर्जी के चेहरे पर भारी मुस्कान खेल गई। डॉक्टर, मुझे माफ करें, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। लतिका ने बहाना बनाया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो इन लोगों का प्लान था, अब छुट्टियों में सब जा रहे हैं, तो आज रात ये तीनों बैठ के
कुछ एंजॉय करेंगे, कॉफी पी जाएगी। और ये जो वो हैं मिस्टर ह्यूबर्ट हैं, ये म्यूजिक टीचर हैं उस स्कूल में, और डॉक्टर तो डॉक्टर ही हैं। चलिए, ये ठीक रहा। फिर तो आप वैसे भी मेरे पास आती। अब उसने बहाना बनाया कि तबीयत ठीक नहीं है, तो डॉक्टर को अपना मिल गया बात करने का, उन्हें अब मेरे पास ही आती तबीयत ठीक नहीं है तो। डॉक्टर ने धीरे से लतिका के कंधों को पकड़कर अपने कमरे की तरफ मोड़ दिया। डॉक्टर मुखर्जी का कमरा ब्लॉक के दूसरे सिरे पर छत से जुड़ा हुआ था। वह आधे बर्मी थे, बर्मी मतलब बर्मा के थे, चाइना में आ जाता है। और चिन्ह उसकी थोड़ी दबी हुई नाक और छोटी छोटी चंचल आंखों से स्पष्ट थे। तो जैसे रहते हैं बर्मन लोग वैसे थे वो भी, छोटी 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 आंखें थी, दबी हुई नाक थी। बर्मा पर जापानियों का आक्रमण होने के बाद वह इस छोटे से पहाड़ी शहर में आ बसे थे। प्राइवेट प्रैक्टिस के अलावा वह कॉन्वेंट स्कूल में हाइजीन फिजियोलॉजी भी पढ़ाया करते थे। तो अब ये जो डॉक्टर है, ये और स्कूल का पता ही चल गया, ये कॉन्वेंट स्कूल है, क्रिश्चियन स्कूल है। वहां पे ये हाइजीन फिजियोलॉजी भी पढ़ाया करते थे। और इसको नोट कर लेना क्या पढ़ाते थे जो डॉक्टर मुखर्जी थे। और इसलिए उनको स्कूल के हॉस्टल में ही एक कमरा रहने के लिए दे दिया गया था। कुछ लोगों का कहना था कि बर्मा से आते हुए रास्ते में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उनके बारे में कहा जाता था कि उनकी पत्नी की मृत्यु जब वो बर्मा से यहाँ आ रहे थे भारत, वहां तभी उनके रास्ते में मृत्यु हो गई थी। लेकिन इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि डॉक्टर स्वयं कभी अपनी पत्नी की चर्चा नहीं करते। बातों के दौरान डॉक्टर अक्सर कहा करते हैं, मरने से पहले मैं एक दफा बर्मा जरूर जाऊंगा। और तब एक क्षण के लिए उनकी आंखों में एक नमी सी छा जाती। लतिका चाहने पर भी उनसे कुछ पूछ नहीं पाती। उसे लगता कि डॉक्टर नहीं चाहते कि कोई अतीत के संबंध में उनसे कुछ भी पूछे या सहानुभूति दिखलाए। दूसरे ही क्षण अपनी गंभीरता को दूर ठेलते हुए वह हंस पड़ते, एक सूखी बुझी हुई सी हंसी। मतलब वो भी एकांकी जीवन जी रहे थे। पत्नी उनकी मर चुकी थी ऐसा कहा जाता था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन के बारे में कभी किसी से चर्चा नहीं की थी। होम सिकनेस ही एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। ये पंक्ति पूछी जा चुकी है पहले के एग्जाम में। होम सिकनेस ही एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। अर्थात कि बाहर जाने पे जब घर की याद आती है ना, तो वो एक बीमारी की तरह ही लगती है। और इसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। इससे खुद ही लड़ना पड़ता है, उलझना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है घर की याद के लिए। अब आगे बता रहे हैं, छत पर मेज कुर्सियां डाल दी गई और भीतर कमरे में परकोलेटर में कॉफी का पानी चढ़ा दिया गया। सुना है अगले 2-3 वर्षों में यहाँ पर बिजली का इंतजाम हो जाएगा। तो जैसा मैंने बताया, वहां पे उस समय तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची थी, उस स्कूल की बात हो रही है। और ये संभावना थी कि अगले 2-3 साल तक बिजली का इंतजाम हो जाएगा। ये जो समय सीमा है वो सब भी आप ध्यान देते चलिएगा, 2-3 वर्षों की बात की गई है। डॉक्टर ने स्प्रिट लैंप जलाते हुए कहा, यह बात तो पिछले 10 सालों से सुनने में आ रही है। मतलब हर साल ऐसे ही सोचा जाता था कि अगले साल, अगले 2-3 साल में हो जाएगा। अंग्रेजों ने भी कोई लंबी चौड़ी स्कीम बनाई थी, पता नहीं उसका क्या हुआ। ह्यूबर्ट ने कहा। वह आराम कुर्सी पर लेटा हुआ बहरलाल की ओर देख रहा था। लतिका कमरे से 2 मोमबत्तियां ले आई। मेज के दोनों सिरों पर टिकाकर उन्हें जला दिया गया। छत का अंधेरा मोमबत्ती की फीकी रोशनी के इर्द गिर्द सिमटने लगा। एक घनी नीरवता चारों ओर घिरने लगी। नीरवता शांति को कहते हैं बच्चों। हवा में चीड़ के वृक्षों की साए साए दूर तक फैली पहाड़ियों और घाटियों में सीटियों की गूंज सी छोड़ती जा रही थी। इस बार शायद बर्फ जल्दी गिरेगी। अभी से हवा में एक सर्द खुश्की सी महसूस होने लगी है। डॉक्टर का सिगार अंधेरे में लाल बिंदी सा चमक रहा था। पता नहीं मिस वुड को स्पेशल सर्विस का गोरख धंधा क्यों पसंद आता है। ये मिस वुड एक और कैरेक्टर है, प्रिंसिपल है यहाँ की। छुट्टियों में घर जाने से पहले क्या यह जरूरी है कि लड़कियां फादर एलमंड का सरमन सुने, ह्यूबर्ट ने कहा। छुट्टियों में जाने से पहले लड़कियों को फादर, जो वहाँ के थे स्कूल के, फादर एलमंड का सरमन सुनना पड़ता था। डॉक्टर को फादर एलमंड एक आंख नहीं सुहाते थे। मस्त मौला है डॉक्टर, जो है डॉक्टर मुखर्जी। लतिका कुर्सी पर आगे झुककर प्यालों में कॉफी उड़ेलने लगी। हर साल स्कूल बंद होने के दिन यही 2 प्रोग्राम होते हैं। कौन कौन से? चैपल में स्पेशल सर्विस और उसके बाद दिन में पिकनिक। 2 प्रोग्राम होते हैं स्कूल बंद होने के बाद, जिस दिन स्कूल मतलब क्लोज होता है, छुट्टियां शुरू होती हैं उस दिन। कौन कौन से? चैपल में स्पेशल सर्विस दी जाती है और उसके बाद दिन में पिकनिक मनाई जाती है। लतिका को पहला साल याद आया जब डॉक्टर के संग पिकनिक के बाद वह क्लब गई थी। डॉक्टर बार में बैठे थे। बार रूम कुमाऊं रेजिमेंट के अफसरों से भरा हुआ था। ये जब पहला साल था इसका इस स्कूल में, वो समय को वो याद कर रही है।
डॉक्टर के साथ वो क्लब हाउस गई थी और वहां पे कुमाऊं रेजिमेंट के अफसर आए हुए थे उस बार में। कुछ देर तक बिलियर्ड का खेल देखने के बाद जब वह वापस बार की ओर आ रहे थे, तब उसने दाईं ओर क्लब की लाइब्रेरी में देखा, मगर उसी समय डॉक्टर मुखर्जी पीछे से आ गए थे। मिस लतिका, यह मेजर गिरीश नेगी हैं। ये बच्चों बहुत महत्वपूर्ण पात्र है, गिरीश नेगी, मेजर गिरीश नेगी। ये आप लिख लीजिएगा, ये कहीं है नहीं, मतलब जिंदा नहीं है अब, लेकिन इनका नाम आपको बार बार 2-3 बार आएगा ही आएगा। ये वही गिरीश नेगी हैं जिनसे लतिका प्रेम कर बैठी थी। ठीक है, तो इसने कब देखा था? जब ये पहली बार क्लब हाउस गई थी डॉक्टर के साथ, डॉक्टर मुखर्जी के साथ। बिलियर्ड रूम से आते हुए हंसी ठहाकों के बीच वह नाम दब सा गया था। वह किसी किताब के बीच में उंगली रखकर लाइब्रेरी की खिड़की से बाहर देख रहा था। हेलो डॉक्टर। वह पीछे मुड़ा, तब उस क्षण लाइब्रेरी की खिड़की से बाहर देख रहे थे, तब वहां पे उनकी मुलाकात हुई। उस क्षण न जाने क्यों लतिका का हाथ कांप गया और काफी की कुछ गर्म बूंदें उसकी साड़ी पर छलक आई। अंधेरे में किसी ने नहीं देखा कि लतिका के चेहरे पर एक उनिंदा रीतापन घिर आया है। ठीक है, वो उसकी बात उसकी यादों में खो गई थी, अब फिर से अपने प्रेजेंट में आ गई है। ये लोग कॉफी पी रहे हैं छत पे। हवा के झोंके से मोमबत्तियों की लौ फड़कने लगी। छत से भी ऊंची काठ गोदाम जाने वाली सड़क पर यूपी रोडवेज की आखिरी बस डाक लेकर जा रही थी। ये देखिए यूपी रोडवेज की बस है। पहले बेटा ये आजादी के पहले का सीन दिखाया जा रहा है थोड़ा सा, जब इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी और अंग्रेजों ने बहुत सारे कॉन्वेंट स्कूल बनवाए थे। और यहाँ तब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही था, एक ही राज्य था, तो इसीलिए यहाँ पे आया है कि ये यूपी जाने वाली बस वहां पे आखिरी बस थी जो डाक लेकर जा रही थी। बस की हेडलाइट्स में आसपास फैली हुई झाड़ियों की छायाएं घर की दीवार पर सरकती हुई गायब होने लगी। मिस लतिका, आप इस साल भी छुट्टियों में यहीं रहेंगी? डॉक्टर ने पूछा। डॉक्टर का सवाल हवा में टंगा रहा। उसी क्षण पियानो पर शोपा का नोक्टर्न ह्यूबर्ट की उंगलियों के नीचे से फिसलता हुआ धीरे धीरे छत के अंधेरे में घुलने लगा, मानो जल पर कोमल स्वप्निल उर्मियां भंवरों का झिलमिलाता जाल बुनती हुई दूर दूर किनारों तक फैलती जा रही हूँ। अर्थात उसने पियानो बजाना शुरू कर दिया था मिस्टर ह्यूबर्ट ने। लतिका को लगा कि जैसे कहीं बहुत दूर बर्फ की चोटियों से परिंदों के झुंड नीचे अनजान देशों की ओर उड़े जा रहे हैं। अब ये यहाँ पे पहली बार परिंदों का जिक्र आया है बच्चों, और इस कहानी का नाम भी ये परिंदे ही है। ठीक है, अब ये परिंदे एक प्रतीक के रूप में है। अब यहाँ पे उसको ऐसा लग रहा है कि जो परिंदे हैं झुंड के झुंड अनजान देशों की ओर उड़े जा रहे हैं, जैसे बच्चे जा रहे हैं अब अपने 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 घर। इन दिनों अक्सर उसने अपने कमरे की खिड़की से उन्हें देखा है। धागे में बंधे चमकीले लट्टुओं की तरह वे एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी कतार में उड़े जाते हैं, पहाड़ों की सुनसान नीरवता से परे उन विचित्र शहरों की ओर जहां शायद वह कभी नहीं जाएगी। लतिका आर्म चेयर पर ऊँघने लगी। डॉक्टर मुखर्जी का सिगार अंधेरे में चुपचाप जल रहा था। डॉक्टर को आश्चर्य हुआ कि लतिका न जाने क्या सोच रही है, और लतिका सोच रही थी क्या वह बूढ़ी होती जा रही है। कई साल हो गए थे ना अब यहाँ स्कूल में रहते हुए। उसके सामने स्कूल की प्रिंसिपल मिस वुड का चेहरा घूम गया। पोपला मुंह, आंखों के नीचे झूलती हुई मांस की थैलियां, जरा जरा सी बात पर चिढ़ जाना, कर्कश आवाज में चीखना, सब उसे ओल्ड मेड कहकर पुकारते थे। इंपॉर्टेंट है ये, क्या कहते थे प्रिंसिपल वुड को? ओल्ड मेड। कुछ वर्षों बाद भी वह भी हूबहू वैसे ही बन जाएगी। लतिका के समूचे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई, मानो अनजाने में उसने किसी गलीज वस्तु को छू लिया हो, लिजलिजी चीज को छू लिया हो। मतलब वो झंझना गई अपने आप में सोच के, कल्पना मात्र से कि वो बूढ़ी हो जाएगी। उसे याद आया कुछ महीने पहले अचानक उसे ह्यूबर्ट का प्रेम पत्र मिला था। अब ये एक अलग ही प्रसंग है बच्चों। वो तो डॉक्टर नेगी से प्रेम करती है, जो वो लेफ्टिनेंट है, और ये जो ह्यूबर्ट है वो लतिका से प्रेम करते थे। एक उन्होंने प्रेम पत्र भेजा था लतिका को, भावुक याचना से भरा हुआ पत्र, जिसमें उसने न जाने क्या कुछ लिखा था जो कभी उसकी समझ में नहीं आया। उसे ह्यूबर्ट की इस बचकाना हरकत पर हंसी आई थी, उसको उसका प्रेम पत्र देख के हंसी आई थी, किंतु भीतर ही भीतर प्रसन्नता भी हुई थी। अब प्रसन्नता क्यों हुई होगी? वही स्त्री सुलभ जो स्वभाव होता है कि उसने ह्यूबर्ट ने उसको प्रेम पत्र भेजा, मतलब अभी उसकी उम्र बीती नहीं है। अब भी वह दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। ह्यूबर्ट का पत्र पढ़कर उसे क्रोध नहीं आया, आई थी केवल ममता। वह चाहती तो उसकी गलतफहमी को दूर करने में देर न लगती, किंतु कोई शक्ति उसे रोके रहती है। उसके कारण अपने पर विश्वास रहता है, अपने सुख का भ्रम मानो ह्यूबर्ट की गलतफहमी से जुड़ा है। कौन सा सुख? यही सुख उसको मिल रहा था कि वो अभी युवा है। ह्यूबर्ट ही क्यों
वह क्या किसी को चाह सकेगी उस अनुभूति के संग जो अब नहीं रही। असल में तो प्यार एक ही बार होता है और वो कर चुकी थी, लेकिन अब जो ह्यूबर्ट उसके पीछे पड़ा था या उससे प्रेम करने लगा था, वो अनुभूति उसको महसूस नहीं होती थी। जो छाया से उस पर मंडराती रहती है, न स्वयं मिटती है न उसे मुक्ति दे पाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वह क्या किसी को चाह सकेगी उस अनुभूति के संग जो अब नहीं रही। जो छाया से उस पर मंडराती रहती है, न स्वयं मिटती है न उसे मुक्ति दे पाती है। उसकी याद, उसके प्यार, किसका? डॉक्टर नेगी का। डॉक्टर कह दे रही हूँ मैं बार बार, वो सेना में था। उसे लगा जैसे बादलों का झुरमुट फिर उसके मस्तिष्क पर धीरे धीरे छाने लगा है। उसकी टांगें फिर निर्जीव शिथिल सी हो गई हैं। वह झटके से उठ खड़ी हुई। डॉक्टर माफ करना, मुझे बहुत थकान सी लग रही है। बिना वाक्य पूरा किए ही वह चली गई। कुछ देर तक टेरेस पर निस्तब्धता छाई रही। मोमबत्तियां बुझने लगी थी। डॉक्टर मुखर्जी ने सिगार का नया कश लिया। सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, बेवकूफ और सेंटिमेंटल। सब लड़कियों को उन्होंने बेवकूफ और सेंटिमेंटल कह दिया डॉक्टर ने। ह्यूबर्ट की उंगलियों का दबाव पियानो पर ढीला पड़ता गया। अंतिम सुरों की झिझकी सी गूंज कुछ क्षणों तक हवा में तिरती रही। अब ये बात कर रहे हैं आपस में, लतिका को तो चली गई है यहाँ से। अब ये दोनों बचे हैं, डॉक्टर मुखर्जी और ह्यूबर्ट। डॉक्टर, आपको मालूम है मिस लतिका का व्यवहार पिछले कुछ अरसे से अजीब सा लगता है। ह्यूबर्ट ने के स्वर में लापरवाही का भाव था। वह नहीं चाहता था कि डॉक्टर को लतिका के प्रति उसकी भावनाओं का आभास मात्र भी मिल सके। अब यहाँ पे जो ह्यूबर्ट है बच्चों, वो डॉक्टर मुखर्जी से भी अपने भाव को छिपाना चाह रहा है कि उसके अंदर, उसके मन में लतिका के प्रति प्रेम है। डॉक्टर उसे हंसी में एक ठहाके में उपहासास्पद बना देगा। मतलब डॉक्टर क्या है कि उसे हंसी में उड़ा देगा, उपहासास्पद बना देगा। क्या तुम नियति में विश्वास करते हो ह्यूबर्ट? डॉक्टर ने कहा। ह्यूबर्ट दम रोके प्रतीक्षा करता रहा। वह जानता था कि कोई भी बात कहने से पहले डॉक्टर को फिलोसोफाइज करने की आदत थी। मतलब वो डॉक्टर था तो वो फिलोसफी भी जानता था। डॉक्टर टेरेस के जंगले से सटकर खड़ा हो गया। फीकी सी चांदनी में चीड़ के पेड़ों की छाया लॉन पर गिर रही थी। कभी कभी कोई जुगनू अंधेरे में हरा प्रकाश छिड़कता हवा में गायब हो जाता था। अब फिर आगे बात बढ़ रही है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, इंसान जिंदा किस लिए रहता है? क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिला? हजारों मील अपने मुल्क से दूर मैं यहाँ पड़ा हूँ। यहाँ कौन मुझे जानता है? शायद मर भी जाऊं। ये डॉक्टर मुखर्जी हैं, अपने मुल्क से दूर आ गए हैं ना, वो बात कर रहे हैं। ह्यूबर्ट, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि एक अजनबी की हैसियत से पराई जमीन पर मर जाना काफी खौफनाक बात है? इंपॉर्टेंट है ये लाइन भी, कि एक अजनबी की हैसियत से पराई जमीन पर मर जाना काफी खौफनाक बात है। ह्यूबर्ट विस्मित सा डॉक्टर को देखने लगा। उसने पहली बार डॉक्टर मुखर्जी के इस पहलू को देखा था। अपने संबंध में वह अक्सर चुप रहते थे, कोई पीछे नहीं। यह बात मुझ में एक अजीब किस्म की बेफिक्री पैदा कर देती है। लेकिन कुछ लोगों की मौत अंत तक पहेली बनी रहती है। शायद वे जिंदगी से बहुत उम्मीद लगाते थे। उसे ट्रेजिक भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आखिरी दम तक उन्हें मरने का एहसास नहीं होता। डॉक्टर, आप किसका जिक्र कर रहे हैं? ह्यूबर्ट ने परेशान होकर पूछा। डॉक्टर कुछ देर तक चुपचाप सिगार पीता रहा, फिर मुड़कर मोमबत्तियों की बुझती हुई लौ को देखने लगा। अर्थात ये भावनाओं में बह गया था और अपने बारे में ही बात करने लग गए थे डॉक्टर मुखर्जी। लेकिन फिर जैसे ही ह्यूबर्ट ने पूछा, वो तुरंत ही अपने वर्तमान में लौट आए। तुम्हें मालूम है किसी समय लतिका बिला नागा क्लब जाया करती थी। मतलब बिना गैप किए कंटिन्यू जाती थी। गिरीश नेगी से उसका परिचय वहीं हुआ था। नाम नोट कर लेना बच्चों, गिरीश नेगी है। क्लब में ही उसका परिचय हुआ था। कश्मीर जाने से एक रात पहले उसने मुझे सब कुछ बता दिया था। किसने? गिरीश नेगी ने। मैं अब तक लतिका से उस मुलाकात के बारे में कुछ नहीं कह सका हूँ, किंतु उस रात कौन जानता था कि वह वापस नहीं लौटेगा। और अब क्या फर्क पड़ता है? लेट द डेड डाई। डॉक्टर की सूखी सर्द हंसी में खोखली सी शून्यता भरी थी। कौन गिरीश नेगी? कुमाऊं रेजिमेंट में कैप्टन था। याद रखना बच्चों, कहाँ पे कैप्टन था ये? कुमाऊं रेजिमेंट में था गिरीश नेगी। और कहाँ जाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई? कश्मीर, जब उसको भेजा गया। डॉक्टर, क्या लतिका? ह्यूबर्ट से आगे कुछ नहीं कहा गया। अब यहाँ पे डॉक्टर इसको बता देता है ह्यूबर्ट को कि लतिका गिरीश नेगी से प्रेम करती थी। और अब ह्यूबर्ट को ये बात पता नहीं थी, वो इसलिए उसने अपने प्रेम का इजहार करने के प्रेम पत्र भेज दिया था। उसे याद आया वह पत्र जो उसने लतिका को भेजा था। कितना अर्थहीन और उपहासास्पद, जैसे उसका एक एक शब्द उसके दिल को कचोट रहा हो। उसने धीरे से पियानो पर सिर टिका लिया। लतिका ने उसे क्यों नहीं बताया? क्या वह इस योग्य भी नहीं था? लतिका, वह तो बच्ची है। पागल,
मरने वाले के संग खुद थोड़े ही मरा जाता है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, मरने वाले के संग खुद थोड़े ही मरा जाता है। ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। कुछ देर चुप रहकर डॉक्टर ने अपने प्रश्न को फिर दोहराया, लेकिन ह्यूबर्ट, क्या तुम नियति पर विश्वास करते हो? हवा के हल्के झोंके से मोमबत्तियां एक बार प्रज्वलित होकर बुझ गईं। टेरेस पर ह्यूबर्ट और डॉक्टर अंधेरे में एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पा रहे थे, फिर भी वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे। कॉन्वेंट स्कूल से कुछ दूर मैदानों में बहते पहाड़ी नाले का स्वर आ रहा था। अब बहुत देर बाद कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर का बिगुल सुनाई दिया तो ह्यूबर्ट हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। अच्छा, चलता हूँ डॉक्टर, गुड नाइट। गुड नाइट ह्यूबर्ट, मुझे माफ करना, मैं सिगार खत्म करके उठूंगा। सुबह बदली छाई थी। लतिका ने के खिड़की खोलते ही धुंध का गुब्बारा सा भीतर घुस आया। जैसे रात भर दीवार के सहारे सर्दी में ठिठुरता हुआ वह भीतर आने की प्रतीक्षा कर रहा हो। क्या बादल! स्कूल से ऊपर चैपल जाने वाली सड़क बादलों में छिप गई थी। केवल चैपल का क्रॉस धुंध के पर्दे पर एक दूसरे को काटती हुई पेंसिल की रेखाओं से दिखाई दे जाता था। क्रिश्चियन स्कूल था तो क्रॉस का निशान बादलों में दिखाई दे रहा था। लतिका ने खिड़की से आंखें हटाई तो देखा कि करीमुद्दीन चाय की ट्रे लिए खड़ा है। करीमुद्दीन मिलिट्री में अर्दली रह चुका था, इसलिए ट्रे मेज पर रखकर अटेंशन की मुद्रा में खड़ा हो गया। लतिका झटके से उठ बैठी। सुबह से आलस करके कितनी बार जागकर वह सो चुकी है। अपनी खिसियाहट मिटाने के लिए लतिका ने कहा, बड़ी सर्दी है आज, बिस्तर छोड़ने को जी नहीं चाहता। अजी मेम साहब, अभी क्या सर्दी आई है, बड़े दिनों में देखना कैसे दांत कटकटाते हैं। बड़े दिनों में मतलब क्रिश्चियन के आसपास, सॉरी, क्रिसमस के आसपास। और करीमुद्दीन अपने हाथों को बगलों में डाले हुए इस तरह सिकुड़ गया जैसे उन दिनों की कल्पना मात्र से उसे जाड़ा लगना शुरू हो गया हो। गंजे सिर पर दोनों तरफ के उसके बाल खिजाब लगाने से कत्थई रंग के भूरे हो गए थे। अच्छा, वो खिजाब लगाता था तो उसके बाल भूरे हो गए थे। बात चाहे किसी विषय पर हो रही हो, वह हमेशा खींच तान कर उसे ऐसे क्षेत्र में घसीट लाता था जहां वह बेझिझक अपने विचारों को प्रकट कर सके। मतलब हर चीज में अपनी नॉलेज झाड़ता था। एक दफा तो यहाँ लगातार इतनी बर्फ गिरी थी कि भुवाली से लेकर डाक बंगले तक सारी सड़कें जाम हो गई थी। ये भी जगह का नाम है भुवाली। इतनी बर्फ थी मेम साहब कि पेड़ों की टहनियां तक सिकुड़कर तनों से लिपट गई थी। बिल्कुल ऐसे। और करीमुद्दीन नीचे झुककर मुर्गा सा बन गया। कब की बात है? लतिका ने पूछा। अब यह तो जोड़ हिसाब करके ही पता चलेगा मेम साहब, लेकिन इतना याद है कि उस वक्त अंग्रेज बहादुर यही थे। कंटोनमेंट की इमारत पर कौमी झंडा नहीं लगा था। बड़े जबर थे ये अंग्रेज, 2 घंटों में ही सारी सड़कें साफ करवा दी। उन दिनों एक सीटी बजाते ही 50 घोड़े वाले जमा हो जाते थे। अब तो सारे शेड खाली पड़े हैं। वे लोग अपनी खिदमत भी करवाना जानते थे, अब तो सब उजाड़ हो गया है। करीमुद्दीन उदास भाव से बाहर देखने लगा। आज ये पहली बार नहीं है जब लतिका करीमुद्दीन से उन दिनों की बातें सुन रही थी जब अंग्रेज बहादुर ने इस स्थान को स्वर्ग बना रखा था। आप छुट्टियों में इस साल भी यहीं रहेंगे मेम साहब? दिखता तो कुछ ऐसा ही है करीमुद्दीन, फिर तुम्हें तंग होना पड़ेगा। क्या कहती हैं मेम साहब, आपके रहने से हमारा भी मन लग जाता है, वरना छुट्टियों में तो यहाँ कुत्ते लौटते हैं। मतलब इतना सुनसान रहता है, बच्चे तो रहते नहीं है, कुत्ते लोट लगाते हैं। तुम जरा मिस्त्री से कह देना इस कमरे की छत की मरम्मत कर जाए। पिछले साल बर्फ का पानी दरारों से टपकता रहता था। लतिका को याद आया कि पिछली सर्दियों में जब कभी बर्फ गिरती थी तो उसे पानी से बचने के लिए रात भर कमरे के कोने में सिमट कर सोना पड़ता था। मतलब छत टपक रही थी उस कमरे की। करीमुद्दीन चाय की ट्रे उठाता हुआ बोला, ह्यूबर्ट साहब तो शायद कल ही चले जाएं। कल रात उनकी तबीयत फिर खराब हो गई। अब ये ह्यूबर्ट को जब पता चला कि गिरीश नेगी से वो प्रेम करती हैं तो उसने मतलब दिल पे ले लिया और उसकी तबीयत खराब हो गई। अब आधी रात के वक्त मुझे जगाने आए थे, कहते थे छाती में तकलीफ है, उन्हें यह मौसम रास नहीं आता। कह रहे थे लड़कियों की बस में वह भी कल ही चले जाएंगे। करीमुद्दीन दरवाजा बंद करके चला गया तो ह्यूबर्ट के जाने के बारे में करीमुद्दीन ने लतिका को बताया। लतिका की इच्छा हुई कि वह ह्यूबर्ट के कमरे में जाकर उनकी तबीयत की पूछताछ कर आए, किंतु फिर न जाने क्यों स्लीपर पैरों में टंगे रहे और वह खिड़की के बाहर बादलों को उड़ता हुआ देखती रही। ह्यूबर्ट का चेहरा जब उसे देखकर सहमा सा दयनीय हो जाता था तब लगता था कि वह अपनी मुंह निरीह याचना में उसे कोस रहा है। न वह उसकी गलतफहमी को दूर करने का प्रयत्न कर पाती है, न उसे अपनी विवशता की सफाई देने का साहस होता है। उसे लगता है कि इस जाले से बाहर निकलने के लिए वह धागे के जिस सिरे को पकड़ती है वह खुद एक गांठ बनकर रह जाता है। वो उसको सफाई भी नहीं दे पा रही है और उसको बता भी नहीं पा रही है और ना ही उसको मना कर पा रही है। बाहर बूंदाबांदी होने लगी थी। कमरे की टिन की छत खट खट बोलने लगी। लतिका पलंग से उठ खड़ी हुई, बिस्तर को तहा कर बिछाया, फिर पैरों में स्लीपरों को घसीटते हुए वह बड़े आईने तक आई
और उसके सामने स्टूल पर बैठकर बालों को खोलने लगी। किंतु कुछ देर तक कंकी बालों में ही उलझी रही और वह गुमसुम हो शीशे में अपना चेहरा ताकती रही। करीमुद्दीन को यह कहना याद ही नहीं रहा कि धीरे धीरे आग जलाने की लकड़ियां जमा कर लो। इन दिनों सस्ते दामों पर सूखी लकड़ियां मिल जाती हैं। पिछले साल तो कमरा धुएं से भर जाता था, जिसके कारण कपकपाते जाड़े में भी उसे खिड़की खोलकर ही सोना पड़ता था। गीली लकड़ियां जलाने से धुआं होता है। आईने में लतिका ने अपना चेहरा देखा, वह मुस्कुरा रही थी। पिछले साल अपने कमरे की सीलन और ठंड से बचने के लिए कभी कभी वह मिस वुड के खाली कमरे में चोरी चुपके सोने चली जाया करती थी। वो चुपके मिस वुड के कमरे में सोने चली जाती थी। पिछले साल की बात है। मिस वुड का कमरा बिना आग के भी गर्म रहता है। प्रिंसिपल है तो उनका कमरा भी स्पेशल रहा होगा। उनके गदीले सोफे पर लेटते ही आंख लग जाती थी। कमरा छुट्टियों में खाली पड़ा रहता है, किंतु मिस वुड से इतना नहीं होता कि 2 महीनों के लिए उसके हवाले कर जाएं। हर साल कमरे में ताला ठोक जाती हैं। वह तो पिछले साल गुसल खाने में भीतर की साकल देना भूल गई थी, जिसे लतिका चोर दरवाजे के रूप में इस्तेमाल करती रही थी। मतलब उनके वॉशरूम के दरवाजे से वो आना जाना करती थी, क्योंकि उनका कमरा गर्म रहता था तो वो चुपके वहां जाके सोती थी। 2 महीने क्योंकि वो बाहर रहती थी तो कमरा उनका खाली रहता था। पहले साल अकेले में उसे बड़ा डर सा लगता था। छुट्टियों में सारे स्कूल और हॉस्टल के कमरे साए साए करने लगते हैं। डर के मारे उसे जब कभी नींद नहीं आती थी तब वह करीमुद्दीन को रात में देर तक बातों में उलझाए रखती। बातों में जब वह खोई सी वह सो जाती तब करीमुद्दीन चुपचाप लैंप बुझाकर चला जाता। कभी कभी बीमारी का बहाना करके वह डॉक्टर को बुलवा भेजती थी और बाद में बहुत जिद करके दूसरे कमरे में उनका बिस्तर लगवा देती थी। अकेली थी तो उसे डर भी लगता रहा होगा। लतिका के कंधे से बालों का गुच्छा निकला और उसे बाहर फेंकने के लिए वह खिड़की के पास आ खड़ी। कंघी कर रही थी तो जो झड़े हुए बाल थे उसको फेंकने के लिए वो खिड़की के पास आई। बाहर छत की ढलान से बारिश की जल की मोटी सी धार बराबर लॉन पर गिर रही थी। मेघाच्छन्न आकाश में सरकते हुए बादलों के पीछे पहाड़ियों के झुंड कभी उभर आते थे, कभी छिप जाते थे, मानो चलती हुई ट्रेन से कोई उन्हें देख रहा हो। लतिका ने खिड़की से सिर बाहर निकाल लिया। हवा के झोंके से उसकी आंखें झिप गईं। उसे जितने काम याद आते हैं उतना ही आलस घना होता जाता है। बस की सीटें रिजर्व करवाने के लिए चपरासी को रुपए देने हैं। जो सामान हॉस्टल की लड़कियां पीछे छोड़े जा रही हैं उन्हें गोदाम में रखवाना होगा। कभी कभी तो छोटी क्लास की लड़कियों के साथ पैकिंग करवाने के काम में भी उसे हाथ बटाना पड़ता था। तो ये सब उसके काम थे जो उसको याद आ रहे थे और उसको आलस भी लग रहा था। यहाँ पे 3 कामों का जिक्र दिया है। पहला बताया है कि सीटें रिजर्व करवाने के लिए चपरासी को रुपए देने हैं, और दूसरा जो लड़कियां सामान छोड़ के जा रही हैं उनका सामान गोदाम में रखवाना है, और तीसरा काम था छोटी क्लास की लड़कियों के साथ पैकिंग करवाना। वह इन कामों से उबती नहीं, धीरे धीरे सब निपटते जाते। कोई गलती इधर उधर रह जाती है तो बाद में सुधर जाती है। हर काम में किचकिच रहती है, परेशानी और दिक्कत होती है, किंतु देर सवेर से छुटकारा मिल ही जाता है। किंतु जब लड़कियों की आखिरी बस चली जाती है तब मन उचाट सा हो जाता है। खाली कॉरिडोर में घूमते हुए वे कभी इस कमरे में जाती हैं कभी उसमें। वह नहीं जान पाती कि अपने से क्या करे। दिल कहीं भी नहीं टिक पाता। हमेशा भटका भटका सा रहता है। सुनसान अब हॉस्टल सुनसान हो गया तो अब उसको अच्छा नहीं लगता। इन सब के बावजूद जब कोई सहज भाव में पूछ बैठता है, मिस लतिका, आपकी आप छुट्टियों में घर नहीं जा रही, तब वह क्या करे? डिंग डोंग डिंग। स्पेशल सर्विस के लिए स्कूल चैपल के घंटे बजे। तब तक ये सोच ही रही है, तब तक स्कूल चैपल के घंटे बजने लगे। लतिका ने अपना सिर खिड़की के भीतर कर लिया और झटपट साड़ी उतारी और पेटीकोट में कंधे पर तौलिया डाले गुसलखाने में घुस गई। लेफ्ट राइट। कंटोनमेंट जाने वाली पक्की सड़क पर 4-4 की पंक्ति में कुमाऊं रेजिमेंट के सिपाहियों की एक टुकड़ी मार्च कर रही थी। मार्च पास्ट हो रहा है। फौजी बूटों की भारी खुरदरी आवाजें स्कूल चैपल की दीवारों से टकराकर भीतर प्रेयर हॉल में गूंज रही थी। ब्लेस्ड आर द मीक, फादर एलमंड एक एक शब्द चबाते हुए खखारते स्वर में सरमन ऑफ द माउंट पढ़ रहे थे। ईसा मसीह की मूर्ति के नीचे कैंडलब्रियम के दोनों ओर मोमबत्तियां जल रही थी, जिनका प्रकाश आगे बेंचों पर बैठी हुई लड़कियों पर पड़ रहा था। अब क्यों आज इनको निकलना है लड़कियों को, तो अब ये प्रोग्राम हो रहा है। सरमन ऑफ द माउंट पढ़ रहे हैं वहां के फादर। पिछली लाइनों की बेंचें अंधेरे में डूबी हुई थी, जहां लड़कियां प्रार्थना की मुद्रा में बैठी हुई सिर झुकाए एक दूसरे से घुसर पुसर कर रही है। कोई प्रार्थना में नहीं है, सब आपस में बातों में मगन है। मिस वुड स्कूल सीजन के सफलतापूर्वक समाप्त हो जाने पर विद्यार्थियों और स्टाफ सदस्यों को बधाई का भाषण दे चुकी है। वही है, सेशन एंडिंग का भाषण उनका हो चुका। और अब फादर के पीछे बैठी हुई अपने में ही कुछ बुड़बुड़ा रही थी, मानो धीरे धीरे फादर को प्रॉम्प्ट कर रही हो। आमीन। फादर एलमंड ने बाइबिल मेज पर रख दी और प्रेयर बुक उठा ली। हॉल की खामोशी क्षण भर के लिए टूट गई।
लड़कियों ने खड़े होते हुए जानबूझकर बेंचों को पीछे धकेला, जैसे आमतौर पर बच्चे करते हैं, थोड़ा सा शोर शराबा। बेंची फर्श पर रगड़ खाकर सीटी बजाती हुई पीछे खिसक गई। हॉल के कोने से हंसी फूट पड़ी। मिस वुड का चेहरा तन गया, माथे पर विक्टियां चढ़ गईं, फिर अचानक निस्तब्धता छा गई। हाल में उस घुटे हुए धुंधलके में फादर का तीखा फटा हुआ स्वर सुनाई देने लगा। जीसस सेड, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. डॉक्टर मुखर्जी ने ऊब और उकताहट से भरी झुमलाई ली। कब यह किस्सा खत्म होगा? किसी को कोई इंटरेस्ट तो आ नहीं रहा है, फादर अपना बोले जा रहे हैं। उसने इतने ऊंचे स्वर में लतिका से पूछा कि वह सकुचाकर दूसरी ओर देखने लगी। स्पेशल सर्विस के समय डॉक्टर मुखर्जी के होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान खेलती रहती और वह धीरे धीरे अपनी मूछों को खींचता रहता। फादर एलमंड की वेशभूषा देखकर लतिका के दिल में गुदगुदी सी दौड़ गई। जब वह छोटी थी तो अक्सर यह बात सोचकर विस्मित हुआ करती थी कि क्या पादरी लोग सफेद चोंगे के नीचे कुछ नहीं पहनते, आखिर धोखे से, अगर वह धोखे से उठ जाए तो। ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। बचपन में बच्चों को जिज्ञासा होती है, ये सब चीजें दिमाग में आती हैं, तरह तरह के प्रश्न। लेफ्ट 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 मार्च करते हुए फौजी बूट चैपल से दूर होते जा रहे थे, केवल उनकी गूंज हवा में शेष रह गई थी। हिम नंबर 117। फादर ने प्रार्थना पुस्तक खोलते हुए कहा। हिम का मतलब है भजन कह सकते हो, श्लोक या भक्ति का कोई श्लोक है बाइबल का। 117। हाल में प्रत्येक लड़की ने डेस्क पर रखी हुई हिम बुक खोल ली। पन्नों के उलटने की खड़खड़ाहट फिसलती हुई एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैल गई। आगे की बेंच से उठकर ह्यूबर्ट पियानो के सामने स्टूल पर बैठ गया। संगीत शिक्षक होने के कारण हर साल स्पेशल सर्विस के अवसर पर उसे कायर के संग पियानो बजाना पड़ता था। ह्यूबर्ट ने अपने रुमाल से नाक साफ की। अपनी घबराहट छिपाने के लिए ह्यूबर्ट हमेशा ऐसा ही किया करता था। कनखियों से हॉल की ओर देखते हुए अपने कांपते हाथों से हिम बुक खोली। लीड काइंडली लाइट। पियानो के सुर दबे झिझकते से मिलने लगे। घने बालों से ढकी ह्यूबर्ट की लंबी पतली उंगलियां खुलने सिमटने लगी। कार में गाने वाली लड़कियों के स्वर एक दूसरे से गुथकर कोमल स्निग्ध लहरों में बिंध गए। लतिका को लगा उसका जूड़ा ढीला पड़ गया है, मानो गर्दन के नीचे झूल रहा है। मिस वुड की आंख बचा लतिका ने चुपचाप बालों में लगी क्लिपों को कसकर खींच दिया। बड़ा झक्की आदमी है, सुबह मैंने ह्यूबर्ट को यहाँ आने से मना किया था, फिर भी चला आया। डॉक्टर ने कहा उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है डॉक्टर को वहां बैठना। लतिका को करीमुद्दीन की बात याद हो गई। रात भर ह्यूबर्ट को खांसी का दौरा पड़ा था, कल जाने के लिए कह रहे थे। लतिका ने सिर टेढ़ा करके ह्यूबर्ट के चेहरे की एक झलक पाने की विफल चेष्टा की। इतने पीछे से कुछ भी देख पाना असंभव था। पियानो पर झुका हुआ केवल ह्यूबर्ट का सिर दिखाई देता था और उसकी तबीयत की उसको चिंता हुई तो उसने देखना चाहा, लेकिन ह्यूबर्ट दूर से साफ दिखाई नहीं दे रहा था, केवल उसका चेहरा दिखाई दे रहा था पियानो पे झुका हुआ। लीड काइंडली लाइट। संगीत के सुर मानो एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर हाँफती हुई सांसों को आकाश की अबाध शून्यता में बिखरते हुए नीचे उतर रहे हैं। बारिश की मुलायम धूप चैपल के लंबे चौकोर शीशों पर झलमिला रही है, जिसकी एक महीन चमकीली रेखा ईसा मसीह की प्रतिमा पर तिरछी होकर गिर रही है। मोमबत्तियों का धुआं धूप में नीली सी लकीर खींचता हुआ हवा में तिरने लगा है। पियानो के क्षणिक पोज में लतिका को पत्तों का चिर परिचित मरमर कहीं दूर अनजानी दिशा से आता हुआ सुनाई दे जाता है। एक क्षण के लिए एक भ्रम हुआ कि चैपल का फीका सा अंधेरा उस छोटे से प्रेयर हॉल के चारों कोनों में से सिमटता हुआ उसके आसपास घिर आया है, मानो कोई उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे यहाँ तक ले आया हो और अचानक उसकी आंखें खोल दी हों। उसे लगा कि जैसे मोमबत्तियों के धूमिल आलोक में कुछ भी ठोस वास्तविक न रहा हो। चैपल की छत, दीवारें, डेस्क पर रखा हुआ डॉक्टर का सुघड़ सुडौल हाथ और पियानो के सुर अतीत की धुंध को भेदते हुए स्वयं उस धुंध का भाग बनते जा रहे हों। सब अपने अपने में मगन है, सोच रहे हैं, वहां किसी का मन लग नहीं रहा है। एक पगली सी स्मृति, एक उद्भ्रांत भावना चैपल के शीशों के परे पहाड़ी सूखी हवा में झुकी हुई वीपिंग विलोज की कांपती टहनियां, पैरों तले चीड़ के पत्तों की धीमी सी चिर परिचित खड़खड़। वहीं पर गिरीश एक हाथ में मिलिट्री का खाकी हैट लिए खड़ा है, चौड़े उठे हुए सबल कंधे। अपना सिर वहां पर टिका दो तो जैसे सिमट कर खो जाएगा। चार्ल्स बोअर, यह नाम उसने रखा था। याद रखना, इसने क्या नाम रखा था उसका? चार्ल्स बोअर। वह झेप कर हंसने लगा। तुम्हें आर्मी में किसने चुन लिया? मेजर बन गए हो, लेकिन लड़कियों से भी गए बीते हो। जरा जरा सी बात पर चेहरा लाल हो जाता है। यह सब वह कहती नहीं, सिर्फ सोचती भर थी। सोचा था कभी कहूंगी, वह कभी कभी नहीं आया। ब्रूस का लाल फूल लाए होने, झूठे खाकी कमीज के जिस जेब पर बैच चिपके थे।
उसमें से मुसा हुआ बुरूस का फूल निकला। याद रखना बेटा, वो बुरूस का फूल उसने मंगाया था, वो लेकर आया था गिरीश। छी, सारा मुरझा गया, अभी खिला कहाँ है, हाउ क्लंजी। उसके बालों में गिरीश का हाथ उलझ रहा है, फूल कहीं टिक नहीं पाता। फिर उसे क्लिप के नीचे फंसाकर उसने कहा, देखो। वह मुड़ी और इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, गिरीश ने अपना मिलिट्री का हैट धप से उसके सिर पर रख दिया। वह मंत्रमुग्ध सी वैसी ही खड़ी रही। उसके सिर पर गिरीश का हैट है, माथे पर छोटी सी बिंदी है, बिंदी पर उड़ते हुए बाल हैं। गिरीश ने उस बिंदी को अपने होठों से छुआ है। उसके उसने उसके नंगे सिर को अपने दोनों हाथों में समेट लिया है। लतिका, गिरीश ने चिढ़ाते कहा, मैन ईटर ऑफ कुमाऊं। उसका यह नाम गिरीश ने उसे चिढ़ाने के लिए रखा था। किसका? लतिका का। गिरीश उसको क्या कहता था? मैन ईटर ऑफ कुमाऊं। कुमाऊं की मैन ईटर मतलब कि जो आदमी उसे मतलब जितने भी पुरुष थे उसको देख के खो जाते थे। सुंदर थी उस समय। और इसने गिरीश का क्या नाम रखा हुआ था वो भी याद रखना। क्या रखा था? जल्दी आप लोग टाइप करके तो बताओ, कुछ सुन भी रहे हो कि सो तो नहीं गए हो, कहानी में हो ना। चार्ल्स बोयर, याद रखना। लतिका ने उसका नाम रखा था चार्ल्स बोयर, गिरीश का। और गिरीश उसको मैनीटर ऑफ कुमाऊं कहता था। वह हंसने लगी। लतिका सुनो। गिरीश का स्वर कैसा हो गया था। ना, मैं कुछ भी नहीं सुन रही। लतिका, मैं कुछ महीनों में वापस लौट आऊंगा। ना, मैं कुछ भी नहीं सुन रही। किंतु वह सुन रही है। वह नहीं जो गिरीश कह रहा है, किंतु वह जो नहीं कहा जा रहा है, उसके बाद जो उसके बाद कभी कहा नहीं गया। और फिर वो प्रेजेंट में आ गई जहाँ प्रेयर हो रही थी, लीड काइंडली लाइट। लड़कियों का स्वर पियानो के सुरों में डूबा हुआ गिर रहा है, उठ रहा है। ह्यूबर्ट ने सिर मोड़कर लतिका को निमिष भर देखा। आंखें मूंदे ध्यान मग्न प्रस्तर मूर्ति से वह निस्थिर निश्चल खड़ी थी। वो अपने ख्यालों में खोई थी। और तभी ह्यूबर्ट ने उसकी ओर देखा। क्या यह भाव उसके लिए है? क्या लतिका ने ऐसे क्षणों में उसे अपना साथी बनाया है? ह्यूबर्ट ने गहरी सांस ली और उस सांस में ढेर सी थकान उमड़ आई। देखो, मिस वुड कुर्सी पर बैठे बैठे सो रही हैं। डॉक्टर होठों में ही फुसफुसाया। यह डॉक्टर का पुराना मजाक था कि मिस वुड प्रार्थना करने के बहाने आंखें मूंदे हुए नींद की झपकियां लेती हैं। वो मजाकी आदमी तो था। मिस वुड के लिए भी उसने ये चीज बोल रखी थी कि जब वो आंखें बंद करके प्रेयर सुननी है तो वो नींद ले रही हैं। फादर एलमंड ने कुर्सी पर फैले अपने गाउन को समेट लिया और प्रेयर बुक बंद करके मिस वुड के कानों में कुछ कहा। पियानो का स्वर क्रमशः मंद पड़ने लगा। ह्यूबर्ट की उंगलियां ढीली पड़ने लगी। सर्विस के समाप्त होने से पूर्व मिस वुड ने ऑर्डर पढ़कर सुनाया। बारिश होने की आशंका से आज के कार्यक्रम में कुछ आवश्यक परिवर्तन करने पड़े थे। पिकनिक के लिए झूला देवी के मंदिर जाना संभव नहीं हो सकेगा, इसलिए स्कूल से कुछ दूर मिडोज में ही सब लड़कियां नाश्ते के बाद जमा होंगी। सब लड़कियों को दोपहर का लंच हॉस्टल किचन से ही ले जाना होगा। केवल शाम की चाय मिडोज में बनेगी। तो ये पिकनिक स्पॉट भी याद रखना। पहले उनको कहाँ जाना था? झूला देवी के मंदिर जाना था, लेकिन बारिश के कारण प्रोग्राम कैंसिल हो गया और प्रोग्राम अब क्या का बन गया? मिडोज का। उसमें भी उनको खाना वहीं से ले जाना था। कहाँ? इनकी कैंटीन से। बस चाय वहां मिलेगी। पहाड़ों की बारिश का क्या भरोसा। कुछ देर पहले धुआंधार बादल गरज रहे थे, सारा शहर पानी में भीगा ठिठुर रहा था। अब धूप में नहाता नीला आकाश धुंध की ओर से बाहर निकलता हुआ फैल रहा था। लतिका ने चैपल से बाहर आते हुए देखा। वीपिंग बिलोज की भीगी शाखाओं से धूप में चमकती हुई बारिश की बूंदें टपक रही थी। लड़कियां चैपल से बाहर निकलकर छोटे छोटे गुच्छे बनाकर कॉरिडोर में जमा हो गई हैं। नाश्ते के लिए अभी भी पौन घंटा पड़ा था और उनमें से अभी कोई भी लड़की हॉस्टल जाने के लिए इच्छुक नहीं थी। छुट्टियां अभी शुरू नहीं हुई थी, किंतु शायद इसीलिए वे इन चंद बचे खुचे क्षणों में अनुशासन के भीतर भी मुक्त होने का भरपूर आनंद उठा लेना चाहती थी। मिस वुड को लड़कियों का यह गुल गपाड़ा अखरा किंतु फादर एलमंड के सामने वह उन्हें डांट फटकार नहीं सकी। अपनी झुंझलाहट दबाकर वह मुस्कुराते हुए बोली, कल सब चली जाएंगी, सारा स्कूल वीरान हो जाएगा। फादर एलमंड का लंबा ओजपूर्ण चेहरा चैपल की घुटी हुई गरमाई से लाल हो उठा था। कॉरिडोर के जंगले पर अपनी छड़ी लटकाकर वह बोले, छुट्टियों में पीछे हॉस्टल में कौन रहेगा? पिछले 2-3 सालों से मिस लतिका ही रह रही हैं, मिस वुड ने बताया। और डॉक्टर मुखर्जी छुट्टियों में कहीं नहीं जाते? डॉक्टर तो सर्दी गर्मी यही रहते हैं। मिस वुड ने विस्मय से फादर की ओर देखा। वह समझ नहीं सकी कि फादर ने डॉक्टर का प्रसंग क्यों छेड़ दिया है। डॉक्टर मुखर्जी छुट्टियों में कहीं नहीं जाते? 2 महीने की छुट्टियों में बर्मा जाना काफी कठिन है फादर। मिस वुड हंसने लगी। मिस वुड, पता नहीं आप क्या सोचती है, मुझे तो मिस लतिका को हॉस्टल में अकेले रहना कुछ समझ में नहीं आता। फादर चिंतित है इस मामले में। लेकिन फादर, मिस वुड ने कहा, यह तो कॉन्वेंट स्कूल का नियम है कि कोई भी टीचर छुट्टियों में अपने खर्चे पर हॉस्टल में रह सकते हैं। मैं फिलहाल स्कूल के नियमों की बात नहीं कर रहा, मिस लतिका।
डॉक्टर के संग यहाँ अकेली ही रह जाएंगी। और सच पूछिए मिस वुड, डॉक्टर के बारे में मेरी राय कुछ बहुत अच्छी नहीं है। फादर, आप कैसी बात कर रहे हैं? मिस लतिका बच्चा थोड़े ही है। मिस वुड को ऐसी आशा नहीं थी कि फादर एलमंड अपने दिल में ऐसी दकियानूसी भावना को स्थान देंगे। फादर एलमंड कुछ हतप्रभ से हो गए। बात पलटते हुए बोले, मिस वुड, मेरा मतलब यह नहीं था। आप तो जानती हैं मिस लतिका और उस मिलिट्री अफसर को लेकर एक अच्छा खासा स्कैंडल बन गया था। मतलब ये बात सबको मालूम है। स्कूल की बदनामी होने में क्या देर लगती है? वह बेचारा तो अब नहीं रहा। मैं उसे जानती थी फादर, ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। मिस वुड ने धीरे से अपनी दोनों बाहों को मिस से क्रॉस किया। फादर एलमंड को मिस वुड की मूर्खता पर इतना अधिक क्षोभ हुआ कि उनसे आगे और कुछ नहीं बोला गया। मतलब वो चाह रहे थे कि स्कूल में कोई बदनामी ना हो जाए, स्कूल की बदनामी ना हो, तो ये दोनों अगर यहाँ अकेले रहेंगे तो। लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी उनकी बात को। डॉक्टर मुखर्जी से उनकी कभी नहीं पटती थी, इसलिए मिस वुड की आंखों में वह डॉक्टर को नीचा दिखाना चाहते थे। किंतु मिस वुड लतिका का रोना ले बैठी। आगे बात बढ़ाना व्यर्थ था। उन्होंने छड़ी को जंगले से उठाया और ऊपर साफ खुले आकाश को देखते हुए बोले, प्रोग्राम आपने यूं ही बदला मिस वुड। अब क्या बारिश होगी? ह्यूबर्ट जब चैपल से बाहर निकला तो उसकी आंखें चकाचौंधी हो गई थी। अब ह्यूबर्ट के सुन लो। उसे लगा जैसे किसी ने अचानक ढेर सी चमकीली उबलती हुई रोशनी मुट्ठी में भरकर उसकी आंखों में झोंक दी हो। पियानो के संगीत के सुर रुई के छुई मुई रेशों की भांति अब तक उसके मस्तिष्क की थकी मांदी नसों पर फड़फड़ा रहे थे। वह काफी थक गया था। पियानो बजाने से उसके फेफड़ों पर हमेशा भारी दबाव पड़ता, दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। उसे लगता था कि संगीत के एक नोट को दूसरे नोट में उतारने के प्रयत्न में वह अंधेरी खाई पार कर रहा है। बच्चों, कहानी थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ा सा और धैर्य रखना। देखती हूँ कितने पेज की बची है। अभी बेटा पूरे 14 पेज की बाकी है। कहो तो अभी आज ही पूरी करूं, या आप लोग कहोगे तो इसको 2 पार्ट में भी कर सकते हैं। मुझे आप लिख के बता सकते हो मैसेज। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा हो तो मैं पढ़ देती हूँ। टाइम 8:30 होने वाला है। ये बहुत लंबी कहानी है। 2-4 कहानियाँ बहुत लंबी हैं जो इसमें लगी हुई है। तीसरी कसम भी बहुत लंबी कहानी है। ऐसे ही आप लोग का मैसेज मुझे नहीं मिला है तो क्या करना है? पढ़ें, कंटिन्यू करें कि 2 पार्ट में करें? आप लोग ग्रुप हाँ, ये आया हुआ है। कितनी खौफनाक बात है। अभी क्लास को कंटिन्यू करें। कल कर देना मैम, क्योंकि थोड़ा लंबा भी है और वो हाँ ठीक है। थोड़ा तो मतलब बोरिंग टाइप का लगता है ये, मतलब ना थोड़ा। चलो ठीक है, मैं भी इसलिए पूछ रही थी क्योंकि भी 14 पेज बाकी है पूरे। तो ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को यहीं पे हम लोग अर्ध विराम कर रहे हैं। कल की क्लास में इसी कहानी को आगे और लेके चलेंगे, पूरी कहानी कंप्लीट कर लेंगे और इसके जो क्वेश्चन आंसर जो आए हुए हैं इसके रिगार्डिंग उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है? जी मैम। ओके चलो ओके, चलो गुड नाइट सबको। गुड नाइट। गुड नाइट। जी मैम।